अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं मोहम्मद मोहसिन अलवी। नाजरीन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2024 और 25 की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंकशाफ किया गया है बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों का। पंजाब के अंदर मुख्तलिफ महकमों में 10 खरब से ज़ायद की रकम की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया है इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में। जो मदरजात मेरे सामने है उसके मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ महकमों ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 988 अरब 84 करोड़ कमर्शियल बैंक में रखे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मशीनरी और आलात की खरीदारी पर 43 अरब से ज़ायद की रकम जो है वो खर्च की है। इसी तरह सरकारी मुलाजमों से मुताल्लिक मामलात में 8 अरब 25 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ इस रिपोर्ट के अंदर किया गया है और महकमों की नाकिस कारकर्दगी से कौमी खजाने को 3 अरब 67 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचने का भी इंकशाफ किया गया है। महकमों के 14 केसेस में 3 अरब 11 करोड़ 74 लाख रुपए के फ्रॉड का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अंदर पंजाब में इंकशाफ किया गया है। इसके अलावा सरकारी अफसरान में 25 अरब 46 करोड़ और 25 अरब रुपए की लागत से रिकवरी करने में नाकाम रहे हैं और नाकस इंतजामी कंट्रोल के हवाले से 10 अरब 61 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ कर दिया गया है। माली साल 2024 और 25 में 10 खरब 93 करोड़ की बेज़ाब्तियाँ जो वो सामने आई हैं। इसी तरह 88 खरब और दीगर जो है कमर्शियल बैंकों में रखे गए हैं 88 अरब 94 करोड़ रुपए। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आया हमारे, उसमें इस सारे मामले की तरदीद की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब के मुश्तबा शजाउर रहमान कहते हैं कि ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पुरानी है और इसका जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। उनका कहना है कि 10 खरब की करप्शन वाली बात बिल्कुल झूठी है। ये बयान मैं आपको बता रहा हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मियाँ मुश्तबा शजाउर रहमान जो हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि ऑडिट पैरा हमारी हुकूमत के दौर का नहीं है, ये निगरां हुकूमत के दौर का है। 2022, 2023 और 2024 का ये पैरा उन्होंने क्लेम किया है कि ये है और इसमें हमारी हुकूमत के दौरान ये सिर्फ 2 से 2.5 माह का है और सारा उनका कहना है कि सारा जो मलबा है उनके ऊपर नहीं डाला जा सकता क्योंकि उनका ताल्लुक इस रिपोर्ट के साथ नहीं है। इस सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। आज पैनल का मैं पहले आपके साथ तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं और पंजाब से, और राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इसी तरह अदरीस शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं और ये इस सारे मामले के ऊपर हमें पहले सारी रिपोर्ट जो है इन्होंने दी है इसके ऊपर इनसे जानेंगे और इसके बाद जो है जो हमारे मेहमान हैं उनसे इसके ऊपर भी उनकी राय लेंगे। अदरीस शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। शेख साहब, ये बताइएगा ये क्या ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है और क्या इसमें माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं जिसके ऊपर 10 खरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का जो है वो क्लेम किया जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन अलवी साहब। जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज़ में जो है तमाम मंदरजात तो बता दिए इस ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें आपने साथ जो हुकूमती मौक़िफ़ एक पंजाब के महकमे के जो वज़ीर हैं, एक्साइज़ के वज़ीर रहे और अहम तरीन पोर्टफोलियो रखते हैं, पंजाब की जो है अहम तरीन एक जो बरादरी है उसकी भी रिप्रेजेंटेशन उनके पास है, उनका जिनका ये कहना है मुश्तबा शजाउर रहमान का कि मौजूदा जो मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट नहीं है। तो उसके बारे में मैं ये वाज़े करता चलूँ कि जो है ये इलेक्शन जो हुए थे 8 फरवरी के, उसके बाद हुकूमत बनी। हुकूमत बनने के बाद जो है 3 माह का बजट पेश किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो वो तो एक साल समझ में आता है। ये 2024 के शुरू में जो था वो तो सारा समझ आता है, लेकिन 2024-25 चूँकि ये माली साल 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, तो इसके बारे में ये हुकूमत की जानिब से कहा जाना कि साल जो 2024-25 है उससे मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, शायद इसके बारे में मजीद तहकीक की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि सारे का सारा 2022 और 23 का है और 24 का है और सिर्फ 2.5 माह का दौरानिया जो उनका इस ऑडिट पैरे में। जी बिल्कुल, उनका बयान सर आंखों पे, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिनिस्टर हैं हमारे, वो खजाना के मिनिस्टर हैं और बड़ी अहम तरीन जिम्मेदारियाँ उस तरह अंजाम देते हैं। लेकिन मैं इस रिपोर्ट के बारे में जिक्र कर दूँ जिससे मुतलिक जो है स्टोरी हमने दी, हमने ब्रेक की कि ये रिपोर्ट है साल 2024-25 की और 24-25 का जो है टेक्निकली सीनियर साथ तजियाकार भी बैठे हैं, टेक्निकली मतलब उसका यही होगा 1 जुलाई से 30 जून अगले साल 2025 तक। तो ये तमाम तर टेन्योर वो बनता है जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का। और ये जो बजट पेश किया गया था गुज़िश्ता बरस, जो मुश्तबा शजाउर रहमान साहब ने ये बजट पेश किया था, उसके बारे में उन्होंने कहा था ये हमारा
जो है बाकायदा तौर पर पहला बजट है, क्योंकि इससे पहले 3 माह का बजट, 4 माह का बजट वो पेश किया गया, निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ गया था। आप ये कह रहे हैं कि वो जो 3 माह का बजट था ये गालबन उसी का जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ 2-2.5 माह जो है हमारे इसके अंदर आता। जी बिल्कुल, लेकिन मैं इसके बारे में मोहसिन साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये साल 2024-25 के, और 2024 का साल शुरू होता है 1 जुलाई से। अब इसके बारे में आपने बड़ा तफसील में बताया, ये 10 खरब 93 अरब 95 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा रकम की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ आप किया कह गया रहे है। थे कि आपने अभी सारी तफसील इसमें लिखी नहीं है, तो वो आप बताएंगे सारी तफसील जी क्या है? बिल्कुल, मैं उसके बारे में गुजारिश करता हूं। तो इसमें ये 10 खरब 93 अरब 95 करोड़ 16 लाख का ये जो बेज़ाब्तगियां सामने, इनमें सबसे बड़ा जो फिगर है वो है 998 अरब 94 करोड़ जी। और ये इतनी बड़ी रकम है कि ये तमाम तर जो ऑडिट पैराज देखें तमाम, अगर ये पंजाब हुकूमत की ये कारकर्दगी से मुतल्लिक जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है, तो उसके बारे में सबसे ज्यादा बड़ा फिगर वो यही है। और ये है कि खिलाफ कानून जो है हुकूमती फंड्स रखे गए कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट में। इसके बारे में मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा मोहसिन अलवी साहब, मेरी गुजारिश ये कि ये इतनी बड़ी रकम है 998 अरब, इसके बारे में जो है स्टेट बैंक की जानिब से डायरेक्टिव्स जारी किए गए हैं। महकमा खाना पंजाब की जानिब से भी इसके बारे में पंजाब के जो महकमे हैं उनको पाबंद किया गया है कि वो बैंक ऑफ पंजाब के अलावा किसी भी बैंक में फंड्स नहीं रख सकते। अब होता यह है, जो शायद किसी सरकारी मुलाजिम पर यह इल्ज़ाम ना हो कि कमर्शियल बैंक्स में जब इतनी बड़ी रकम रखी जाती है तो उन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको बूस्ट मिलता है, और उसके बदले में पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की, पीएनडी की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्साइज की मैं बीट कवर करता हूं, आपके इल्म में है। तो मैंने ऐसी बातें सुनी हैं अपने सोर्सेज से कि एक डिपार्टमेंट के सीएफओ ने या एक डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ने मेजॉरिटी ऑफ फंड्स को एक कमर्शियल बैंक में रखवाया और उसके बदले में फेवर्स ली जाती हैं, गाड़ियां तक ली जाती हैं। अच्छा जी बिल्कुल, इस सिलसिले में ये जब कमर्शियल बैंक्स में, और ये 998 अरब की रकम बहुत बड़ी रकम है, यानी जिसका जहां पे बस चलता है वो उससे बहती गंगा में हाथ धोता है। जी बिल्कुल, मुकम्मल तौर पर धोता ये है। सिर्फ आप सियासतदानों को ब्लेम नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेसी भी इस दरिया के अंदर ऐसी है। फ्रैंकली स्पीकिंग शायद ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा। ठीक है अदरीश शेख साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मेजर रिटायर इकबाल खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो वक्त दिया। ये जो ऑडिट पैरे की रिपोर्ट आपके सामने है, अब क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि शफाफियत के दावे तो बड़े किए जाते हैं, पंजाब सबसे आगे जा रहा है और काम होता नज़र भी आता है, लेकिन ये क्या है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम पे मदऊ किया। और पहले तो मैं जवाब दूंगा जवाब मुजतबा शुजाउर रहमान जी, साहब उन्होंने का कहा कि ये ढाई माह ये सिर्फ हमारा इसमें नहीं आता है और पीछे वाला हमारे खाते में नहीं। जिस तरह भाई ने पहले भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से बातचीत की है, तो मैं ये कहूँगा कि जी इससे पिछली गवर्नमेंट भी किसकी थी? किसकी थी? इन्हीं की थी ना, किसी और की तो निगरान नहीं और थी। हुकूमत की बात कर। हाँ, तो इन्हीं की थी ना, किसी और की तो नहीं लेकिन वो थी। तो निगरान थी ना, आप वो कह रहे हैं। निगरान तो नाम के लिए मैं उसको कुछ भी नाम दे दूँ, ठीक है ना। अगर मैं इनके दावे को भी सच मान लेता हूँ कि यस वो निगरान की हुकूमत थी, तो निगरान की हुकूमत भी तो इन्हीं की थी ना, अभी भी इन्हीं के हाथों में है। जो लोग यहाँ निगरान थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर, नाउ ही इज अगेन सिटिंग ऑन द हेल्म ऑफ द अफेयर एंड ही इज टेकिंग डिसीजन, सो दे शुड ओन इट कि जी यस ये हमारी वो है। यानी आप कह रहे हैं कि उन्हीं के खाते में जाएगा? मेरी तरफ इसको से अलग नहीं कर 100% जो है ना उन्हीं के खाते में जा रहा है। और फिर अगर हम सिर्फ इस 4 महीनों का भी देखें ना, तो उसके अंदर भी अगर आप फर्दर हम इसको बाइफरकेट करते हैं और उसके अंदर डिटेल में जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस वक्त की भी मिसअप्रोप्रिएशन के ज़माने में जो है बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये नहीं है कि जब सिर्फ उसके खाते में डाल दो और बाकी आप अपने आप को मुबर्रा कर लो। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, मैं इस पे करना चाहता हूँ कि आप जब भी देखें पंजाब हुकूमत को तो हमेशा शफाफियत के दावे किए जाते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई इतना आप ऐसा काम कर सकी हों, या अपोजिशन का ये काम होता है कि वो सामने सारी चीज़ों को लेके आए, और ना तो आप खुद से ला सकें और ना ही इस ऑडिट पैरे के ऊपर जो है कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह स्टैंड हमें नजर आया। इस पर मैं 2 बातें करूँगा। सबसे पहले तो अगर मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जो हमने काउंटर बजट पे तकरीर की थी अपोजिशन लीडर ने, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उसने बड़े अप्रोप्रिएट तरीके से जो है ना वो ब्रीफ की थी कि ये आप हमारी ऑब्जर्वेशन है और इसके ऊपर जो है ना वो काम होना चाहिए। दूसरा, तकरीबन कोई 3 महीने पहले यहाँ पे हमारा एक होटल था, उसके अंदर भी हमारा एक सेमिनार हुआ था। उसके अंदर हमने इनके जो जितने भी फेल जो मंसूबे थे उसके ऊपर बड़ी तफसील से बातचीत हुई थी, और सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट हो गई थी। क्योंकि ये अभी कुछ 1 आध दिन पहले की बात है कि ये जो उसके ऊपर आया है, इसके ऊपर अभी वर्किंग हो रही है, और इंशाअल्लाह यू विल सी द बेस्ट रिबटल फ्रॉम पीटीआई, और तमाम तफसील के साथ जो है ना वो आएंगे इंशाअल्लाह। तो खड़क साहब, मैं आऊँगा आपके पास वापस, लेकिन पख्तूनख्वा के अंदर भी ऑडिट पैरा आया है, उसका भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। राव साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। तो ये बताइएगा, सारी सूरत हाल आपके सामने, 10 खरब रुपए, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है,
पाकिस्तान का, और ज़ाहिर बात अरबों खरबों में इसका बजट है। लेकिन ये कैसे देखते हैं आप इस मामले को? 10 खरब से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है, किसी की अलग से खबर नहीं है या किसी का इल्ज़ाम नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदरीस शेख साहब ने बड़ी डिटेल से और आपने भी बड़ी डिटेल से ये रिपोर्ट जो है ना वो तैयार की है और आपने बयान भी फरमाई। इसमें मैं मुस्तफ़ा शुजा रहमान साहब का जो बयान है ना उसको मैं कंडम करूँगा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये 2024 और 25 की है, ये तो क्लियर है। और माली साल हमेशा जुलाई से जुलाई तक होता है। इसे जिस तरह हमारा बजट भी जुलाई में आता है ना, जून में और जुलाई में, इसमें इसी तरह हमारा माली साल शुरू होता है जून और जुलाई में, और जुलाई से आगे जाके इस तरह कंप्लीट होता है। इसलिए रिपोर्ट तो उसकी है। अब इसमें आपने जो है ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है ना उसमें आपने एक लफ्ज़ देखा होगा इर्रेगुलरिटीज़। वहाँ पे कहीं पे करप्शन नहीं है, बेज़ाब्तगी है, और बेज़ाब्तगियाँ हर हुकूमत में हुई हैं। ये पहली हुकूमत नहीं है जिसमें ये बेज़ाब्तगी हुई हो, और इसी तरह खरबों की ही बेज़ाब्तगियाँ होती हैं, और फिर ये सारी बेज़ाब्तगियाँ जो हैं ये कवर की जाती हैं हमेशा बजट सेशन में जाके असम्बली के फ्लोर के ऊपर। वहाँ पे कानून साजी के ज़रिए और बजट में ये सारी चीज़ें जो है ये कवर की जाती हैं। और ये बेज़ाब्तगियाँ होती क्यों हैं? उनकी वजह ये होती है कि आपने जब काम शुरू करना होता है तो उस वक्त अगर आप मुकम्मल रेगुलर यानी कि रेगुलराइज करके इसको काम को शुरू करें तो शायद आपके जो है डिपार्टमेंट काम शुरू ही ना करने दें। इनमें इतनी रुकावटें आती हैं कि बेबहा और आपका काम डेवलपमेंट वर्क्स नहीं शुरू होते। ठीक है। फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ पैसे अदा करके काम शुरू करवा देती है, बाद में उसको रेगुलर करना शुरू कर देती है। उसको हम इरेगुलर कहते हैं, क्योंकि वक्त के ऊपर साइन नहीं हुए, वक्त के ऊपर अप्रूवल नहीं हुई, वक्त के ऊपर पैसे जारी नहीं हुए, वक्त के ऊपर ये सारी इरेगुलरिटीज़ है। आप कह रहे हैं कि हम इसको करप्शन के ज़मरे में नहीं लेंगे, ये पैसा कहीं गया नहीं है, वापस आ सकता है? करप्शन नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, करप्शन नहीं होती। ये इरेगुलरिटी में और करप्शन में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए एक मैं आपको, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर राव साहब, इतने बड़े पैमाने पर छोटी सी चीज में कर्ज कर दूं, इसमें देखिए आपने करप्शन और इरेगुलरिटी की अगर आप डेफिनेशन में जाए ना तो हर इरेगुलरिटी करप्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन हर करप्शन जो है वो इरेगुलर होती है, वहीं से शुरू होता है, वहीं से शुरू होती है। लेकिन हर करप्शन जो है वो इरेगुलर, कोई बेज़ाब्तियां हो जाती हैं और कोई की जाती है, लेकिन हर रेगुलरिटी करप्शन नहीं कहलाती। ये चीज भी है। तो इसलिए अब आप जो सवाल कर रहे थे आप, अच्छा मैं ये कह रहा था आपसे कि 10 खरब रुपए की बेज़ाब्तियां हो जाना भी तो नाअहली है ना, इसको आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे मेरे भाई ने ये बहुत बड़ी रकम 1000 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि उसमें बेज़ाब्तियां हो जाए। चले करप्शन नहीं है, हम कहते हैं अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये नाअहली की भी तो एक बड़ी मिसाल। अब देखिए इसमें मैं वैसे तो मैं हुकूमत का तो नुमाइंदा तो नहीं हूँ, ये तो हुकूमत के नुमाइंदे ने और नून लीग के नुमाइंदे ने ये जवाब देना है। लेकिन मैं आज इदरीस शेख साहब की एक रिपोर्ट से कि 998 रुपये जो है अरब रुपए जो है ये बैंकों में रखे गए, कमर्शियल बैंक्स में 998 अरब 84 करोड़ तकरीबन 84 करोड़ या 94 करोड़ ये रखे गए। इसका मतलब है सिर्फ 2 अरब रुपए जो है इस्तेमाल हुए, बाकी सारे कमर्शियल बैंकों में डंप कर दिए गए, और वहाँ से उनको जो है उसके ऊपर प्रॉफिट लिया गया या उनसे उनसे जो अभी के बता रहे कि इंसेंटिव लिए गए। तो फिर तो बाकी रकम फिर इस्तेमाल ही नहीं हुई ना, फिर तो 2 अरब रुपया सिर्फ टोटल इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये भी कोई इसको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कहाँ पे खराबी है इसमें। मैं शेख साहब आपकी तरफ आऊंगा, मेजर साहब आप इस पे कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? सब ये जो मिस अप्रोप्रिएशन या बेज़ाब्तगी है ना, ये बेसिकली तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या दोज हु आर प्लेइंग विद द गिमिक्स, वो मैं इसको इंटेंशनली लफ्ज़ यूज़ करूँगा, जानबूझ के कि वो जानबूझकर इस तरह करते हैं। मसलन उस दिन मैं एक ब्यूरोक्रेट के साथ बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि जब हम किसी रोड के बारे में किसी चीज़ को पास करते हैं तो इनिशियली वो एक सर्टेन अमाउंट जो है ना वो पास हो जाती है, और उसके बाद फिर उसके अंदर हम चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं कि ये इसके अंदर फिलिंग हो गई है, इसके अंदर फलां चीज़ हो गई है। अब अगर ये चीज़ें इन्होंने बाद में, यानी इसका मतलब है कि जी गवर्नमेंट के फेलियर तो इस लेवल पे है कि मैं पहले से अपनी तैयारी करके ही नहीं जाता हूँ। अगर मेरी तैयारी मुकम्मल है कि कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर, और ये सर ने जो अभी पॉइंट आउट किया है कि जो उसके अंदर जो है ना वो काम नहीं होगा, अगर मैं पूरी तैयारी के साथ काम करना शुरू करूं, मेरे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है ना मौजूद हों, काम कैसे नहीं होगा? हुकूमत ने काम करना है ना, कि पॉलिटिकल नुमाइंदे ने तो काम नहीं करवाना। तो अगर ये तैयारी करके आएंगे तो इस तरह की मिस अप्रोप्रिएशन जो है ना वो कभी भी नहीं होगी। नाउ कमिंग ओवर टू दी कि ये जो इन्होंने पैसा रखा है कमर्शियल बैंक में, तो ये हुकूमत के अलावा कौन पूछेगा इनको? कौन पूछेगा? वो कौन सा तरीका है कि जिसके अंदर जिस भी अदारे ने रखे हैं, जिसने भी,
उसको कौन पूछ सकता है कि आपने ये बेज़ाब्ती क्यों की है? भाई जैसे अब किसने कब किसको पूछा है, बस ऐसे ही जो आ गया वो खत्म हो गया। नहीं, यही तो यहाँ पे सबसे बड़ी ज्यादती है ना। लेकिन ये सर मैं आप लोग इर- हुकूमतों सर, में मैं- होते हैं, मैं- आप लोगों ने पूछना मैं है, हम तो मामलात को irrespective- उठा ही सकते हैं ना। सर मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी की बात करूंगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नहीं, जब पार्टी, भी चाहे वो हुकूमत में जब आते भी हैं, जब भी सियासतदान- जो भी कोई हो, लेकिन अगर हमें इस मुल्क से कोई मोहब्बत है ना तो पूछना चाहिए। डेफिनेटली पूछना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके या खूह खाते डाल के तो आगे नहीं जा सकते ना। यानी अगर मैं हर चीज़ को अंडर द कारपेट डालना शुरू कर दूं तो इसका मतलब है कि एंड तो फिर हमारा जो है ना वो कहीं पे भी नहीं होगा देखिए ना, इसका आधा जहर तो यहीं पे मर जाता है जब हम कहते हैं करप्शन नहीं है, बेज़ाब्तगी है। ना। किसने पूछना बाद में बेज़ाब्तगी वाला पैसा कहाँ पे गया। राव साहब, अच्छा शेख साहब, राव साहब ने जो पॉइंट उठाया था उस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, राव साहब ने जो पॉइंट रेज किया है उसका जवाब मैं दो हिस्सों में देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इरेगुलरिटी है, बेज़ाब्तगी है, प्रोसीजरल मिस्टेक्स होती है, हल्का फुल्का कवानीन पर अमल नहीं किया जाता, उसके बाद से ऑडिट पैरा बन जाता है। ये राय तो है एक आम, और जब इस तरह के किसी ऑडिट पैरा पर स्टोरी कर रहा होता हूँ मैं और उसके बारे में मौक़िफ़ के लिए मुतल्लिक़ा रेलेवेंट जो हुकूमती वो डिपार्टमेंट का जो अफसर होता है उससे बात की जाए तो इस तरह का जवाब दिया जाता है। लेकिन उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, इंतहाई ज़र से राव खालिद साहब मेरे मेहरबान हैं, सीनियर हैं, कि इसमें फ्रॉड के बारे में कहा गया है 3 अरब 11 करोड़ का फ्रॉड किया गया, तो इसको हम प्रोसीजरल मिस्टेक्स या इरेगुलरिटी नहीं कह सकते। प्रोक्योरमेंट में एक ऑडिट पैरा है 43 अरब 44 करोड़ रुपए का। इसके बारे में मोहसिन साहब मैं ये गुजारिश करूंगा कि एक हॉस्पिटल है, आप चूंकि माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हेल्थ बीट को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं और उसके बारे में प्रोग्राम भी करते हैं और इस सिलसिले में आप तमाम तरह चीज़ें जानते हैं। 43 अरब 44 करोड़ पे पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसकी अगर मशीनरी खरीदनी हो 40 अरब रुपए की, मैं उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं टेंडर देता हूं, लोएस्ट बिड देता हूं, मुझे नहीं मिलता। एक मनपसंद बंदा है जो कि प्री क्वालिफिकेशन में नहीं आता और वो टेंडर ले जाता है 40 अरब का, तो क्या ये करप्शन नहीं होगी? इसी तरह से दीगर डिपार्टमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। गाड़ियां खरीदी जाती हैं, इस सिलसिले में जो है मुख्तलिफ मशीनरी खरीदी जाती है डेवलपमेंट का। जैसे हम रवा माली साल जो कि चंद दिनों में खत्म हो रहा है, 30 जून आखिरी दिन होगा, 842 अरब रवा माली साल का ये तरक्याती बजट था। उसके बाद 200 अरब के करीब पंजाब की कैबिनेट ने मंजूरी दी और इस वक्त 1000 अरब से ज़ायद जो है वो पंजाब हुकूमत का जो है वो तरक्याती बजट है। और अगर नए माली साल की बात करते हैं तो 1240 अरब का तरक्याती बजट, आज तक तारीख में ये हजम नहीं देखा गया डेवलपमेंट बजट का। और पाकिस्तान में साहब मैंने आपका मादरत आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ सवाल आप ही की बात से मैंने निकाले हैं जो आपसे पूछूंगा। नाज़रीन अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ये जो बेसाब्तियों का मामला सामने आया और अदरीश शेख साहब हमें बड़ी तफसील से बता रहे थे। शेख साहब आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे, मेरा एक सवाल है आपसे, ये आप कह रहे हैं कि 1000 अरब का बजट जो है वो होता है, अभी जैसे राव साहब ने बात की सिर्फ 2 अरब रुपए खर्च हुए हैं, 2 खरब रुपए, बाकी सर पैसा पड़ा हुआ है, तो ये किसके खाते में जाएगा? ये नाहली किसके खाते में जाएगी? इतने बड़े सूबे के अंदर सिर्फ ये तो उनके मुंह में जीरा भी नहीं बनता जो खर्च हुआ। जी बिल्कुल, इसमें एक मैं वजाहत कर दूं इंतहाई इज्जत से, मोहसिन साहब 998 अरब 94 करोड़ अगर कमर्शियल बैंक अकाउंट्स में रखे गए डेवलपमेंट फंड्स, वो जितना साहब बैंक में पड़े रहेंगे उनको फायदा होता रहेगा। और एग्जैक्टली, और ये पूरे माली साल में नहीं पड़े रहे। अगर हम वो एक्सपेंडिचर देखें कि जो किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से रवा माली साल में डेवलपमेंट फंड्स का, तो उसमें भी हम देखते हैं कि गुज़िश्ता जो बरस हैं उनकी निस्बत ज़्यादा डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसके साथ साथ एक अहम तरीन बात, चूँकि जो हमारे फाजल पैनल पर दोस्त हैं, अब तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, एक अहम तरीन चीज़ जो कि शायद इस बजट के तमाम तरह मामले में मिस हो गई, वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने तारीखी लागत का डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट बजट तो पेश किया है, तारीखी लागत का सप्लीमेंट्री बजट भी पेश किया। ठीक है जो मोहसिन साहब, ये 510 अरब से जायद रकम जो है सप्लीमेंट्री बजट जो है वो ये होता है कि अभी पंजाब हुकूमत ने जैसे नए माली साल का बजट दिया है, ये तमाम तरह अखराजात मंजूर कर लिए जाएंगे, तो कैबिनेट में मुख्तलिफ अगर कोई नागहानी आफत आ जाती है, अचानक से जरूरत पड़ जाती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है जो कि एलोकेट नहीं किए गए होते, तो कैबिनेट जो है उसके बारे में वो मंजूरी देती है, वो फंड्स उनकी सप्लीमेंट्री ग्रांट आती है और वो खर्च कर लिए जाते हैं। ये बजट भी पंजाब हुकूमत ने पेश किया था, मुस्लिम लीग नून की, और इसी मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने 510 अरब से ज्यादा रकम इजाफी अखराजात किए हैं जो कि सप्लीमेंट्री बजट की मद में, जो कि पंजाब असेंबली में मंजूरी के लिए रखा गया है। आपका जो सवाल था, ये नया बजट आपने मंजूरी के लिए रख लिया और जो पहले पड़ा हुआ उसका क्या करना है? जी बिल्कुल, वो तमाम तर फंड्स तो मौजूद हैं, नॉन डेवलपमेंट तो अखराजात होते हैं
तमाम जो सरकारी महकमे होते हैं उनके रूटीन के तमाम अखराजात वो उनको जो है क्वार्टर वाइज उनको रिलीज होते रहते हैं। वो जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो भी रीअप्रोप्रिएशन होती है, उसमें डिडक्शंस होती हैं, लेकिन वो भी खर्च हो जाते हैं। तो ये जो मेजोरिटी ऑफ फंड्स 998 अरब की अगर ये बात है तो ये फॉर होल फाइनेंशियल ईयर इनको जो है वो वहां पर नहीं रखा गया। मींस के ये एक ऑडिट पर आया कि इतनी रकम के फंड्स मखसूस वक्त में जो है बैंक्स में रखे गए, और ये एक समराइज्ड फिगर है, तमाम डिपार्टमेंट्स की इसके बारे में बात है। और अगर मेरा ये जाती ख्याल है 10 खरब से 10 खरब 93 अरब 95 करोड़ 16 लाख की अगर ये मजमूई तौर पर बेज़ाब्तियां रखी गई हैं, तो इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ ये कमर्शियल बैंक्स के बैंक अकाउंट्स में पाक की गई रकम को निकाल दिया जाए तो शायद ये पंजाब में बेज़ाब्तियों का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम नजर आता है। मैं इसमें एक गुजारिश ये कर रहा था, जो कि हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ अगर प्रोक्योरमेंट की हमने बात की, अगर किसी मनपसंद लोगों को जो है सिलसिले में नवाज दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाज दिया जाता है, कंसल्टेंट्स रख लिए जाते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसके बारे में वो कंपनीज के होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उसके बारे में भी नवाजा जाता है। और उसके बारे में ये ऑडिट पर आ जाते हैं कि फलां जो डिपार्टमेंट है, फलां जो एजेंसी है, फलां जो महकमा है, शॉर्ट टर्म उन्होंने कंसल्टेंट्स रखे। शेख साहब, ये टेंडर लेने और देने का जो तरीका है और जिस तरह से लिए दिए जाते हैं, अस्पतालों की आप बात कर रहे थे या दूसरे महकमों की बात कर रहे थे, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी एक पूरा घन चक्कर है और उसके अंदर भी बस जो होता है मान अल्लाह, इसी हुकूमत में नहीं सारी हुकूमतों के अंदर ये सीन जो है वो चलता रहता है। लेकिन मेरा सवाल राव साहब ये है कि ये चले बेज़ाब्तियाँ हैं, ये करप्शन नहीं है, आई एग्री विथ यू, तो इसको कैसे फिर इसको पकड़ना किसने था? अब पहले जो इससे ऑडिट पैरा भी तो आया होगा ना, अगर ये जैसे सूबाई वजीर जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि 2022-23, तो 2022-23 के बाद ये पहला ऑडिट पैरा आया, इससे पहले वाले ऑडिट पैरे में जो चीज़ें हैं इसको कौन पकड़ेगा? देखिए, ये फिर मैं वही बात दोबारा करता हूँ कि ये 22-23 नहीं है, 22-23 और ये नहीं 24 तीन साल उन्होंने क्लेम किया, 24 और 25 है ये, क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, ऑडिट रिपोर्ट में ये 24 और 25 लिखा गया है। आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखें, उसमें ये चीज़ है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, इसमें बड़ा क्लियर है, इसमें तो हमें यानी कि उसमें दूसरी बात कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें फिर मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारे यहाँ होता ये है कि ये एक प्रैक्टिस है, कानून नहीं है। कानून तो ये है कि आप पहले टेंडर, यानी कि अखबार में आप टेंडर देंगे, उसके ऊपर टेंडर आप जो लोग आपके पास टेंडर जमा कराएंगे, फिर उसके बाद उसमें जो कम से कम जो बिड देगा उसको आप जारी करेंगे ना, वो अपना उस ठेका देंगे आप उसको। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि हमारे वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो या कोई वज़ीर साहब हो, वो जिस हल्के में जाए, जिस गली में जाए, जिस मोहल्ले में जाए, वहाँ पे लोग अपनी वहाँ पे जाके बताते हैं जी हमारी ये मुश्किल है। वहाँ पे हम एक जाके तरक्याती फ़ंड जो है ना वहाँ पे अनाउंस कराते हैं जी जनाब ये सड़क बन गई आपकी, और वहाँ पे ठेकेदार जो है उसको कहते हैं भी कल ये सड़क शुरू होनी चाहिए। ये इरेगुलरिटी है, लेकिन ये होता है, मैं अभी भी ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ये है जो मैं बता रहा हूँ, होता ये है, और हालांकि ये इरेगुलर है, ये सारा काम रेगुलर नहीं है। अब ये खिलाफ कानून आप खड़े खड़े मंसूबों का हुक्म नहीं दे देते कि ये सुबह इसको भी शुरू कर दे, इसको भी कर दे, वहाँ पे काम शुरू हो जाता है। और जब मेरा ख्याल ये बेज़ाब्तियां फिर इसी तरह है, जब बाद में उसकी पेपर वर्क होता है, शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद टेंडर बाद में होता है, फिर उसमें टेंडर जब हो जाता है, वो टेंडर भी फिर उस बंदे को ही मिलेगा ना जिसमें ठेकेदार ने वहाँ पे काम शुरू किया है, ये किसी और को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने आपकी जो है वहाँ पे ताबेदारी की है, अपने पास से पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उस वक्त आपका काम शुरू कर दिया, आपकी वहाँ पे बल्ले बल्ले करवा दी। ये तो ऐसे ही है जैसे बारात पहले चली गई, रिश्ता बाद में देखा। उसके बाद ये सारी प्रैक्टिस ये, और तमाम MNAs, तमाम MPs, तमाम मिनिस्टर्स, तमाम जो है वज़राए आला और वज़ीर आज़म यही काम करते। इसलिए इसके ऊपर, अच्छा इसको पकड़ना किसने? PAC किसके लिए होती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन किस लिए होता है? शेख साहब आप बताएंगे ये, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है उसने इन चीज़ों को पकड़ना होता है, और उसको फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है, ये पब्लिक जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है ना, इसके ऊपर भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बाकायदा नोटिस ले सकती है। ये मेरे भाई बैठे हुए हैं खटक साहब, ये सर ऐसी कोई राव साहब, मेजर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, ऐसी कोई मिसाल है कि ऑडिटर जनरल की इस तरह रिपोर्ट आई और बाद में उसके ऊपर तहकीकात हुई हो, सारा कच्चा चट्टा निकला और बाद में उसको रिपोर्ट को पब्लिक किया गया हो, है ऐसी कोई मिसाल यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा तो यही होता है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आती है और बाद में अल्लाह अल्लाह खैर सलाह किसने पूछना है, किसको पूछना है। सबसे पहले तो मैं राव साहब के साथ थोड़ा सा डिफर करूंगा कि इसने कहा कि तमाम MP तमाम जो मिनिस्टर हैं, मुझे तो ये दूसरा साल है
वो अटर्नी भी नहीं मिली, ठीक है ना, Opposition में है ना, इसलिए वो उसका मैंने क्राइटेरिया साहब मिनिस्टर्स नहीं कहा है, ठीक है ना। आप अपोजिशन में तो इसलिए सबसे पहले नहीं, तो वो कह मैं रहे हैं कि उसको, जिनको मिलती है वो इस तरह से करते ठीक है ना, तो वो हैं। आपका तो चलो मिल ही नहीं ना। अब दूसरा जो उन्होंने कहा ना कि जी नॉर्मली खैर एमपीए तो इतनी कैपेसिटी उसमें नहीं होती कि वो किसी भी जगह जाके वहाँ पे रिपोर्ट कर दे कि चलो जी कल से इसके ऊपर आप काम शुरू कर दो ना। वो यहाँ पे समझने वाली सर, बात कुछ लोगों की होती है। सर जिसकी होगी भी, यहाँ पे अभी जो है ना समझने वाली बात जो है ना वो ये होती है, मेरे ख्याल में ये सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है Yes. कि हम फलां जगह पे जाएंगे, वहाँ पे लोग उन्होंने खड़े किए होते हैं पहले से कि आपने ये बोलना है, मैंने ऑर्डर देना है। जब एक चीज़ की बुनियाद ही आप गलत रखते हैं तो उसका एंड तो डेफिनेटली गलत होगा। डेफिनेटली। आपने वहाँ पे रोड को तो कह दिया कि जी बनाओ, अब रोड बनाओ, उसकी कोई ना फिजिबिलिटी बनी है ना उसकी कोई कास्ट इफेक्टिंग हुई है, तो कैसे आपने कह दिया कि रोड बनाओ? सर, वज़ीर आज़म के हल्के में रोड बनाई जा रही है एक, उसको चंद माह पहले बनाया गया, बिल्कुल ठीक रोड है, उसके ऊपर दोबारा से कारपेट डाल रहे हैं। उसी के साथ ऐसी रोड्स हैं 5-7 जिनको बहुत ज़्यादा लोग, हज़ारों लोग रोज़ यूज़ करते हैं, वो टूट फूट का शिकार है, उनको पूछ ही कोई नहीं रहा। और एक रोड जो है वो कुछ अर्सा पहले, को 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बनाया, बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर दोबारा से कारपेट डाल रहे, उनके ऊपर तो कोई जा नहीं रहा। मैं तो यहाँ इस पे तरह जो की, ना- जैसे आपने कहा कि प्री प्लान होता है सारा। मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा फिर अपने इलाके में जाऊँगा, चूँकि वो क्या कहते हैं कि जी वो अव्वल खेश बाद दरवेश। देखो मैंने परसों भी अपनी स्पीच के अंदर ये कहा है कि जो ईसा खेल है ना और लाहौर, ये दोनों 1903 में तहसील बने थे। आज ईसा खेल की हालत जो है ना वो बलूचिस्तान से भी अबतर है, और स्पेशली अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, यही मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक जुडिशल डिस्ट्रीब्यूशन करो। जिस तरह के एनएफसी अवार्ड है, उस एनएफसी अवार्ड के मुताबिक यहाँ पे अभी प्रोवेंशल अवार्ड होना चाहिए। उस प्रोवेंशल अवार्ड के अंदर आपको क्लियरली पता हो उसके लिए आप जो भी स्टैंडर्ड रखते हो, चाहे आप कहते हो कि जी आबादी के हिसाब से होना चाहिए, चाहे आप कहते हो कि अंडर डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन मुझे क्लियरली पता हो कि तकरीबन इतना पैसा मेरे डिस्ट्रिक्ट में या मेरी जगह पे जो है ना वो आएगा। अब यहाँ एक चीज़ पर लास्ट वन, अब जब इन्होंने कहा कि टेंडरिंग होती है, मैं यहाँ पे ये जो रेडी बाजार इन्होंने लगाए हैं ना, इसके ऊपर थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूँगा। हाँ, नई रेडियाँ जो दी गई हैं, जिस पर खूबसूरत लगती हैं वैसे। हाँ, बाज़ाहिर तो मैं भी बड़ा खूबसूरत लगता हूँ, लेकिन उसके बाद जो है ना सड़कों से गंदी खत्म हो गया। माशाल्लाह डिजाइन ही वैसे भी खूबसूरत है। अब उसके अंदर से जिस बंदे ने लोएस्ट बिड दी थी ना, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, वो थी 98,000 रुपीज। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। अब जो वो ठेका जिसको मिला है, जिसको ठेका मिला है वो 1,50,000 का है। मुझे बताया जाए कि ये 52,000 रुपए किस मेज़ार पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए उसको दिए। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसके ऊपर हम बाद में कोई प्रोग्राम रख लेते हैं। मैं बिल्कुल उसमें एक चीज ऐड करता जाऊं कि वो जिसको 1.5 लाख का वो ठेका मिला है एक रेडी बनाने का, वो रेडी उसी से बनवा रहा है जिसने लोस्ट बिड दी थी। ये तो फिर क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, और तो कुछ नहीं हो सकता। रेडी वही बना कर दे रहा है जिसने तो सबसे शेख कम बिड दी। राव साहब, ये वो घन चक्कर है जिसके अंदर सारा कुछ चलाया जाता है। अच्छा, मैंने ये आपसे पूछा था मेजर साहब, कोई मिसाल, आपका भी उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला रहे हैं, हुकूमत तो रही है आपकी, कोई एक मिसाल जिसमें ऑडिट पैरा इस तरह की बेज़ाब्तियाँ हैं जिसके इंकशाफ हुआ और बाद में उसकी इंक्वायरी हुई और रिपोर्ट सामने आई और उन बेज़ाब्तियों को ठीक किया गया, कोई याद है आपको अपनी हुकूमत की, उसके अलावा या उससे पहले? सर यहाँ पे तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि चूँकि मैं तो पहली मरतबा आया हूँ इसमें असम्बली में, और उसके लिए मैं अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करूँगा और अपने लीडर इमरान खान साहब का शुक्र अदा करूँगा। लेकिन जाहिर है कि जब ये चीज़ें नॉर्मली PSC में जाती है ना, तो वहाँ पे इनको किसी न किसी तरीके से ये सीधा तो करते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो वो फिर सारी उम्र तरीकों से करते हैं। हाँ, वही है ना। राव साहब, आपकी नज़र में है कोई ऐसी मिसाल कि इस तरह की जो ऑडिट पैरे उसके बाद उसको ठीक भी किया गया, उसके ऊपर पूरी मुफस्सल रिपोर्ट बनाई गई हो, जो जिम्मेदार है उनको पकड़ा गया हो कि भाई ये कैसे कैसे हुआ, या नहीं है सिर्फ ये सिर्फ फाइनल है, बस ऑडिटर रिपोर्ट, जनरल रिपोर्ट आई और बस? किसने है? 50 करोड़ से कम की करप्शन तो करप्शन नहीं रही। आपको पता है ना कि 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है उसको नैब भी नहीं पकड़ सकता, तो फिर किसने पकड़ना है? जिन्होंने कानून बनाना है, जो कानून बनाने वाले, उन्होंने जब ये कानून बना दिया कि 50 करोड़ से की करप्शन जो है वो करप्शन नहीं है, उसको नैब नहीं पूछ सकती, तो फिर उसके बाद 50 करोड़ तक आप 10 का करप्शन कर ले, 50 करोड़ रोड के ऊपर जाते एक आम शहरी को आप पकड़ के इश्तिहारी डिक्लेयर कर देते हैं, उस पर्चे में जो ग्राम फरोशी का या ऐसा कोई रेडी बाहर लगाने का कभी 2 साल पहले उसके ऊपर हुआ था और उसको पता भी नहीं है, उसको आप इश्तिहारी डिक्लेयर करके जेल में डाल देते हैं और 50 करोड़ कोई करप्शन नहीं। तो वो आम शहरी क्यों है?
उसको खास शहरी होना चाहिए ना। बात वो तो फिर हम तो नहीं हो सकते ठीक है ना, वो खास शहरी होना चाहिए। देखिए मैं भी एक आम शहरी हूँ ना। आप, मैं इसी बात पे एक छोटी सी इस वक्त आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर में नौजवान बच्चों के ऊपर, जो ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर बेबहा FIRs दर्ज की गई। किसी ऊपर क्या थी, वायलेशंस की, ट्रैफिक वायलेशंस की थी। किसी ने वो 1 वे ट्रैफिक का जो है किया, किसी ने कोई दूसरा, उन पे FIR दर्ज करने के बाद क्या उनकी सारी ज़िंदगी तबाह नहीं हो गई? बहुत ज़्यादा मसाइल उनका जो फ्यूचर ख़राब नहीं हुआ? वो सारी उम्र के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बन गया उनका? हमें तो इस उसके पे ऊपर जो सोचना है चाहिए। पेनल्टी देनी चाहिए थी। पेनल्टी रखते हैं उसको 2000 की बजाय 5000 कर दें आप, ठीक लेकिन है। आप FIR दर्ज करके उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देते हैं। लेकिन ये राव साहब- गलत है ये। राव साहब, और ये सारे का सारा असेंबली में बैठ के ये कानून पास होते हैं। उसमें तमाम जो है हमारी जो खास तौर पर PTI जो है, PTI ने भी उसमें अपोजिशन का किरदार बिल्कुल ठीक अदा नहीं किया। कहाँ पे यहाँ किया वैसे ठीक किरदार इन्होंने कहाँ पे अदा कहीं पे भी नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ। तो इसीलिए ये सारा कुछ हमारे सामने भुगतना पड़ रहा है। ये PTI के जो है गलत, जो इस तरह की जो वो है ना अपना गलत फैसले, और इन्होंने जो ये इस तरीके से जो कुछ भी किया है, ये 23 से लेके 22 से लेके यानी कि 2022 से लेके आज तक, अगर ये असम्बलियों से जो है इस्तीफे ना देते और ये अपोजिशन के तौर पे वहाँ पे बैठते, तो आज इनकी हालत ये ना होती। राव साहब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने, सर एक रिपोर्ट सेकंड दिए, आप PTI ने कोई किरदार अदा नहीं किया, मैं आपके साथ एग्री हूँ, लेकिन सर पीपल्स पार्टी ने क्या किया? आप भी तो गवर्नमेंट के अंदर ही बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो गवर्नमेंट में नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ एक जो है। नहीं आप गवर्नमेंट में ऐसे ना नहीं, करें। देखिए मैं फिर वही कहता हूँ, हम देखिए आप जरा टेक्निकल तरीके से, जैसे ये टेंडर दिए जाते हैं ना टेक्निकल तरीके से, आप इस तरह से गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन आप हैं पास है। नहीं, वो तो आपने देखें, ये तो आपने असेंबलियों में हम कहीं भी, मुझे बता दें कोई हमारा एक भी बंदा मिनिस्टर हो, सर कोई एक गवर्नर आदमी आपका, पार्लियामेंट सदर सेक्रेटरी आपका, आपकी मर्जी के बगैर बजट पास नहीं होता, आपकी मर्जी के बगैर कोई मेजर डिसीजन नहीं होता, आप बाहर आके बातें करते हैं, अंदर जाके सपोर्ट कर देते हैं। ये तो अपोजिशन में, चलो ये तो कर ही नहीं सकते। सदर और जो है ये आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना ये इदारे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये हमारे पास पोस्ट है। इसका कहीं पे कोई ऐसा किरदार नहीं है कि हम यहाँ पे किरदार अदा कर सकें। अच्छा सर, इस पे ऑफिशियल पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल है? ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, इसके ऊपर जो तहकीकात होनी चाहिए, वो तो वही मेरा सवाल था आपसे, पहले कभी इसकी तहकीकात हुई है? नहीं होती है, लेकिन मिसाल मौजूद है, आपको याद पड़ता मैं बता, तो होती है, लेकिन वो कभी रिकॉर्ड पे आई है कभी? और रिकॉर्ड पे तो तब आएंगे ना जब किसी को मुर्दा इल्जाम ठहराएंगे। सिंपल सी बात, ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं क्योंकि नहीं, अगर वो सूबाई महकमा हो, अगर वो सूबाई महकमा हो, उसकी अगर ऑडिट रिपोर्ट कंपाइल की जाती है तो वो सूबाई असम्बली में पेश की जाती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसकी सरबराही आमतौर पर अपोजिशन में से किसी को दी जाती है, जिस डिपार्टमेंट के से मतलब ऑडिट पैरास होते हैं, उस डिपार्टमेंट के रेलेवेंट सेक्रेटरी को बुलाया जाता है और मुख्तलिफ सरकारी दफातर की जो है कवरेज के दौरान मैंने देखा है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिलेटेड कोई भी लेटर उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी या उस डिपार्टमेंट के सरबराह को आता है तो उसके बारे में तैयारी की जाती है, और वो जो ऑडिट पैरा आया है उसका प्रॉपर उस महकमे की जानिब से, उस इदारे या अथॉरिटी की जानिब से मुफस्सल जवाब बनाकर दिया जाता है, जो कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरी होता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने लेकर जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वो कन्विंस करता है कि ये जो ऑडिट पैरा आया है ये इस तरह से नहीं, ये इस तरह से, अगर ये प्रोसीजरल मिस्टेक है तो इसकी वजह ये थी। जिस तरह से एक स्टोरी है लाहौर ही की, अगर बात कर ली जाए कि ये जो स्टैंप ड्यूटी होती है उसमें जो है रिकॉर्ड में ये बात सामने आई ADCR लाहौर के रिकॉर्ड में कि 14 अरब के करीब जो है वो स्टैंप ड्यूटी इकट्ठी हुई। बैंक ऑफ पंजाब का रिकॉर्ड देखा गया तो वो तकरीबन वो थी 9 अरब के करीब, तकरीबन 5 अरब की रकम का ये डिफरेंस था। इसके बारे में जब मैंने रब्ता किया ADCR लाहौर जो मोहम्मद साहेब भट्ट हैं उनसे, उनका इस सिलसिले में ये कहना था कि ऑडिट ये जो रिपोर्ट थी जिसमें ये 5 अरब की रकम का जो जिक्र आया है वो असल में गलती थी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान वालों की, क्योंकि वो उन्होंने वो जो 15 अरब का वो पूरे पंजाब का फिगर था जिसको लाहौर पर इंप्लीमेंट कर दिया गया, और उनकी जानिब से ये ब्लैक एंड व्हाइट ये जवाब लिखकर जो है वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को भिजवाया गया। अब इस सिलसिले में वहां पर भिजवाया गया, और जब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में यही रिपोर्ट जब सामने आएगी तो यही बताया जाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से पैक, और उसके बाद अगर ये सेटल हो जाता है तो ये सेटल हो जाता है, अगर ये सेटल नहीं होता तो ये 2025-26 की जो रिपोर्ट आएगी उसमें भी ये रहेगा, फिर सेटल नहीं होगा तो 2026-27 की जो रिपोर्ट आएगी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की उसमें ये पेंडिंग रहेगा। और हर एक रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में भी पेंडिंग तमाम ऑडिट पैरास का रिकॉर्ड मौजूद है, और इसके बारे में जब तक ये सेटल नहीं होते ये पैरास जाते कहीं नहीं। मेरा सवाल तो यही है कि ये रिपोर्ट दर रिपोर्ट ही चलेगा,
या इसमें कोई जिम्मेदार भी होगा? इसके बारे में किसी को रिटायरमेंट दिलाएंगे? थोड़ी सी पॉलिटिकल मैं बात नहीं, करना आप चाहूंगा, सारा बलबा सियासतदानों पर भी नहीं डाल सकते, सारे काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है। लेकिन उसमें गुजारिश ये है कि किसी मोहसिन ब्यूरोक्रेट साहब, को इसमें पकड़ा गया हो कभी और उससे पूछा गया हो कि भाईजान ये बेज़ाब्तगी नहीं हो पकड़े तो सकती कोई थी, भी आपने नहीं, ऑडिट कैसे कर दी आपने रिपोर्ट पर कोई भी नहीं पकड़ा गया, लेकिन एक गुजारिश कई है कि चीज़ों के, मैं तो ये समझता हूँ मेजर साहब, आप भी असेंबली में हैं, आप भी जानते रहो सब, कई चीज़ों का तो मिनिस्टर्स को भी पता नहीं होता और वो नीचे हो जाती। सर मैं अपने दोनों भाइयों को जो है ना वो रिबटल ज़रूर दूंगा। जी जी, आप सबसे पहले जो है ना वो राव साहब ने कहा कि जी पीटीआई वालों ने एहतजाज नहीं किया, या इनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जी मोटरसाइकिल सवारों पे जो है ना क्योंकि राव साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत में भी नहीं हैं और एहतजाज भी नहीं करेंगे। दोनों तरफ आऊँगा। इस हिसाब से तो मेरे ख्याल में जितना नुकसान पीटीआई ने उठा लिया ना, पीटीआई के जवानों ने उठा लिया, कि हज़ारों के हिसाब से जवान लड़के साल साल जो है ना वो जेलों में रहे, किस जुर्म में? एग्रीड। ठीक है ना सर, इसका मतलब है कि जी उनका जो फ्यूचर तबाह हुआ वो किसी खाते में नहीं है। मैं खुद 40 दिन रहा हूँ जेल में, क्या किया था मैंने? चलें ये तो अच्छा, अब दूसरी बात, नहीं सर मैं दूसरी बात, सर कह रहे हैं कि जी पीटीआई जो है ना वो ना, पीपल पार्टी जो है ना वो उसमें नहीं है, हुकूमत में नहीं है, तो सर फैसले तो आप लोग लेते हो, वो बेचारे तो सिर्फ जो है ना वो नीचे से। आप क्या समझते हैं कि क्या ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के ऊपर क्या पीपल पार्टी को करना चाहिए जिससे वो जस्टिफाई कर सकें कि हाँ ये सर सीधी बात है कि पीपल पार्टी ने भी कुछ नहीं करना, बस ठीक है जी, वो कोई एक आध चक्कर बाहर का लगा लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत और कर लेंगे, किसी और जगह पे कुछ कर लेंगे। नाउ कमिंग ओवर टू स्टैंप ड्यूटी, यानी आपको इससे भी कोई उम्मीद नहीं है। राव साहब मैं वापस आऊंगा आपकी सर, तरफ, ये ब्रेक स्टैम्प के लिए ड्यूटी कह रहे मैं हैं। बोलना चाहता ठीक है, ब्रेक का वक्त हुआ जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को प्रोग्राम में यहीं जारी रखेंगे कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का आखिर होगा क्या और ये मामला कहाँ जाएगा और आज तक कहाँ पर ये रिपोर्टें जो है वो जाती रहीं। वेलकम बैक के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम 10 खरब रुपए की रकम की बेदाब्तियों के हवाले से जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अदरी शेख साहब, वापस आपकी तरफ आऊँगा मैं। अब इसको दफन करें, दफन समझे इस मामले को हम, जैसे आप बता रहे हैं कि अगले साल रिपोर्ट में आएगा, फिर अगले साल रिपोर्ट में आएगा और ये रिपोर्ट के अंदर ही आता रहेगा, यही अब इसकी कहानी है? जी बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, जवाब की वजाहत में ज़रा थोड़ा सा पीछे उसमें माजी बईद में नहीं, माजी करीब में जाना चाहूँगा। आप बईद में जाए, करीब में निकलना यही कुछ है। 2017-18 की बात है। 2017 में ब्रेकिंग्स देना शुरू की और 2018 में बहुत ज़्यादा खबरें दी कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फ्रा करप्शन स्कैंडल शुरू कर दिया, करप्शन इंक्वायरी शुरू कर दी, अपग्रेड हुई, इन्वेस्टिगेशन में गई, रेफरेंसेस दायर हुए, गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद जमानतें भी हुई। उसी तरह से हमने देखा 2022 में भी और उसके बाद भी। तो ये एक 4-5 साल का एक प्रोसेस होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का। 5 साल के बाद वो आते हैं और अपने आप को मुकदमात से बरी करवा लेते हैं। और आज भी जिनकी जो है रिपोर्ट आई है, जिनके खिलाफ रिपोर्ट जो है ये 2024-25 है, तो ये रिपोर्ट जाकर पंजाब असेंबली में पेश होगी। फाजल एमपी हमारे साथ मौजूद है, कम से कम को 4-5 साल के बाद। उस वक्त है कि एक नई हुकूमत आ चुकी होगी और वो हुकूमत के इख्तिताम पर मौजूदा जो सेटअप है वो फिर से मौजूद होगा और ये क्लियर हो जाएगा। यानी कि टेक्निकली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट आती है 4 से 5 साल के बाद, तब तक वो अपोजिशन का एक टूर करके दोबारा हुकूमत में आ चुके होते हैं उसको सेटल करने के लिए। यानी बड़ा जबरदस्त निजाम बनाया हुआ है हमने। जी बिल्कुल, ये और बिल्कुल ये इसी बिला तरह वजह से। हम नाच रहा के घुंघरू तोड़ रहे हैं निकल रहे हैं। तकरीबन 10-12 साल का साइकिल है ये, मैं एग्री करता हूँ उसके साथ। ये 10-12 जब साल तक के बाद वापस जो है ना आएगी वो फिर वापस हमने आ जाती है। खुद उस वक्त वैसे भी भूल बुलाया जाके जो कोई होता है कि ये क्या हुआ था। ये ना इतने बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल सामने आते हैं, वो 6 महीने के बाद किसी को पता नहीं होता है, हम चले जाते हैं। नहीं, अब 6 लेकिन बाद महीने तो रमजान बहुत के ज्यादा बारे हो में गया। अभी चंद दिन कब, अब तो छठे दिन नहीं पता होता है। अब हमने मैं भी इतनी बहुत बड़ी शौक स्टोरी है। ब्रेक की, उस पर हमने प्रोग्राम किया निगहबान रमजान में वो जो तमाम तरह करप्शन की गई। देखिए पूरे लाहौर में कुछ भी नहीं है। इवन डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से, चाहे वो एक्स डीसी लाहौर की बात है, उस जमाने में सारा कुछ ये काम हुआ और हमने उसके बारे में वाज़ेह तौर पर डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया क्या क्या करप्शन हुई। किसी की भी कोई भी भी इंक्वायरी नहीं लगी। ये शायद तब लगेगी जब आज से 3-4-5 साल के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ये मामला जाएगा और उसके बाद ये इंक्वायरी लगेगी। उस वक्त तक शायद ये जो मौजूद अब जो अफसरान हैं जिन्होंने ये तमाम तर करप्शन किया, मैं डिप्टी कमिश्नर पर इल्जाम आयद नहीं करता, लेकिन फील्ड स्टाफ जो है जिन्होंने तमाम तर गाड़ियों के अरेंज किया, जिन्होंने तमाम तर पेमेंट्स की, 17 करोड़ 82 लाख रुपए इजाफी तौर पर सिर्फ उन गाड़ियों को दिए गए डीसी लाहौर की जानिब से, जिन्होंने वो जो फूड हैम्पर्स थे उनको उस जगह पर पहुंचाना था जहां पर उनको तकसीम करना था, और उनका बिल बनाकर दे रहा है ठेकेदार 18 दिन का, डीसी लाहौर उसका बिल बना रहे हैं 24 दिन का।
और इसके अलावा पेट्रोल 280 रुपए था, 286 रुपए खरीदा गया और इसको बिल बनाया गया, उनके ऊपर तवारीख ही मौजूद नहीं है। ये बातें हैं खबर की हद तक। जब इनको सेटलमेंट की बात आएगी तब तक सारे भूल चुके होंगे, पैसा वो सारे खा चुके होंगे। तो इस सिलसिले में कार्रवाई कोई नहीं की जाती, बहुत ही शाज़ो नादर होता है और उसमें जो है उसको भी आखिर पर जो है मैनेज कर लिया जाता है। ठीक है, मैनेज कर लिया जाता है। मेजर साहब ऐसे ही है, मैनेज कर ली जाती हैं चीज़ें। और ये सर्कल आप लोगों ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया ना कि 6 साल बाद आना या 12 साल बाद आना है और हमारे सामने हमारी रिपोर्ट आएगी और हम उसी को जस्टिफाई कर दें। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसको मेरे ख्याल में हर हुकूमत को अपनी टेनओवर पूरे के साथ साथ इसको तमाम चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक और चीज़ जो राव साहब ने, इदरीस भाई ने वो की हैं, उसमें मैं ये रमज़ान पैकेज का इन्होंने जिक्र किया। इसके अंदर जितनी मिस अप्रोप्रिएशन मेरे ख्याल में पूरे ये जो लास्ट रमज़ान पैकेज, लास्ट रमज़ान जो पैकेज था, अब वो एक ऐसी मिस अप्रोप्रिएशन है ना कि वो आप उसको अनअर्थ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाले की बात करूँगा, वहाँ पे जो बेसन मिला है वो पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ था, खजूरें पता नहीं किस क्वालिटी की थी। तो और आपने किस, उसके ऊपर आवाज़ उठाई? मैंने बिल्कुल आवाज़ उठाई थी उस वक़्त, लेकिन हमारी आवाज़ जो है ना वो इतनी कोई नीचे चली जाती है ना कि उस तक कुछ असर जो है ना वो पड़ता नहीं है। मैंने उस वक़्त भी उठाई थी और आज भी उठा रहा हूँ इंशाल्लाह उसके ऊपर। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, आप ये वो क्या कहते हैं कि जी कोई ब्यूरोक्रेटिक किस्म की जो मिस अप्रोप्रिएशन है ना, इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको सेफ कौन करता है, उसको वही ब्यूरोक्रेट। मेजर साहब मसला ये है कि ये अवाम बैठी है, इस तरफ सियासतदान है, इस तरफ ब्यूरोक्रेट, वो उसकी तरफ गेंद फेंक रहा है, वो उसकी तरफ। हमें बताएं कि ये किसके कोर्ट में जानी है, इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये अरबों खरबों रुपए की बात है और इसका कोई वो नहीं निकलता, आउटकम नहीं आता, इसको कोई इंक्वायरी कुछ भी नहीं। शेख साहब आपने भी नहीं बताया कि कोई भी बंदा आज तक इसमें कोई पकड़ा गया, तो ये कहाँ जा रहा है सारा कुछ? क्या मैंने तो असेंबली फ्लोर पे एक बात की थी, लोगों ने कहा था कि क्या आप ये चाहते हो कि इस तरह की कोई ब्यूरोक्रेटिक जो है ना वो बन जाए? मैंने कहा कि अगर तो एक डिप्टी कमिश्नर ने उस पूरे ज़िले को चलाना है तो लाहौर में मेरे ख्याल में 17-18 या पता नहीं 20 MPA हैं और कोई 7-8 जो है ना वो MNA होंगे, तो फिर इनको घर बैठाओ ना। ठीक है, एक डिप्टी कमिश्नर को भेजो लाहौर वाले को, जो कि रिप्रेजेंट करे उसमें यहाँ पे असम्बली में या उधर नेशनल असम्बली में, और दूसरे को यहाँ बैठाओ। अवामी नुमाइंदों की आप समझते हैं अफादियत नहीं है? अवामी नुमाइंदों को जब आप उसके अंदर आप पटकने नहीं देते हो, वो अपनी मनमानी करते हैं, तो कैसे वो करेंगे? मैं तो बड़ा सख्त दाई हूँ इस चीज़ का। ठीक है, कि बैठाओ एक डिप्टी कमिश्नर को इधर और एक उधर। ठीक है, अगर उसने ही सारा काम चलाना है, आपको ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पे, यानी हमने उस पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, नहीं ट्रस्ट तो करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सारे सियासतदान ये सारे MP, मैं वही कहता हूँ ना सर कि जो ओवरऑल एक परसेप्शन है ना, किया है तो फिर करना चाहिए। ओवरऑल एक परसेप्शन यही है कि सारे के सारे पॉलिटिशियन जो है ना वो करप्ट है। तो ये चीज़ें गलत है। इसको या तो प्रॉपर एक कमेटी बने और उस कमेटी के अंदर सारे के सारे लोग मौजूद हों और एक अप्रोप्रिएट लेवल पे डिसीजन हो कि ये होना है, यानी डाउन टू स्टेयर जो है ना वो सारा कुछ जो है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, नहीं तो मैं तो इसका दाई हूँ कि बस बिठाओ वहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एग्री हूँ आपके साथ। और राव साहब आप क्या समझते हैं, क्या पॉइंट है आपका इस सारे सिनेरियो के ऊपर जो मेजर साहब ने? मेजर साहब बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी तमाम बातों पे इम्प्लीमेंट नहीं करती। मैं बड़ा क्लियर, इनकी पार्टी ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इनकी पार्टी इन पे इम्प्लीमेंट नहीं करती। 2018 से लेके 2022 तक इनकी हुकूमत थी, पंजाब में भी, पख्तूनख्वा में भी ऑडिट पैरा आया वैसे, 200 मिलियन का आया वहाँ पे। पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी और फेडरल में भी इनकी हुकूमत थी। ठीक, मुझे एक चीज़ बताएं कि इन्होंने उस वक्त 2-3 बंदे पकड़े, चीमा साहब को पकड़ा। हाँ चीमा साहब, हाँ जी, फवाद हसन फवाद को पकड़ा। 3.5 साल में क्या इन्होंने, यानी कि 3.5 साल में उनके ऊपर यानी ये क्या चार्जेस, यानी कि उनके ऊपर कोई चीज़ साबित की? यार सारी हुकूमत इनके पास थी ना, साबित नहीं कर सके ये, और फिर उनको रिहा करना पड़ा। रिहा भी हुए, रिहा होने के बाद आज वो मिनिस्टर हैं, फवाद हसन फवाद भी और चीमा साहब भी। तो इसलिए ये कहना बड़ा आसान है कि जी ये बातें खूबसूरत हम सारे करेंगे, लेकिन उन खूबसूरत बातों पे अमल कौन करेगा? हमें जब किसी को पकड़ते हैं तो हम, यानी कि हमारे पास इतने सबूत होते हैं ना जिनकी बिना पर पकड़ते हैं, या तो हम पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन करते हैं, हाँ, या फिर हम उसको सबूत के बगैर पकड़ते हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए, या अगर सबूत है तो फिर उनको हमने टांका क्यों नहीं?
हमें टांकना चाहिए था ना कहीं पे, उनको लटकाना चाहिए था, नहीं लटका सके। यानी क्योंकि जो भी सबूत हुकूमत नहीं आए, थे इनके पीपल्स पास। पार्टी की, पीटीआई की, मुस्लिम लीग नून की, जिसकी भी हैबिट यही है कि ऐसे ही चलना है। और ये हर हुकूमत जो है, जो भी हुकूमत में आता है, वो अपने हरीफ को विक्टिमाइज करता है और उनको पॉलिटिकली हैरेसमेंट करता है और उनसे फिर उनको जो है अपने काम निकलवाता है। ठीक है, ये चीज़ चल रही है। और उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आती है, वो फिर वो फारिग हो जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। फिर तीसरी हुकूमत आती है, पहले 2 पार्टियों की थी, अब 3 पार्टियां हो गई हैं, तो अब ये काम चल रहा है। चीज़ ये है कि हम लोगों ने जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, मैं आपको ठीक करने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अलवी साहब ठीक होने चाहिए, ये फरिश्ते होने खुद को चाहिए, ठीक नहीं करना लेकिन हमें। मैंने खुद को ठीक ठीक है। नहीं करना। बहुत शुक्रिया मुझे राव साहब, कभी आपका कमर पॉइंट कोई भी आ ना गया। लास्टली हमें बता दीजिए अदरीश शेख साहब, तो फिर असी मामला खत्म ही समझिए। साढ़े वाले जवाब भी बहुत समझो। शुक्रिया अलवी साहब। मैं बड़ी तफसील में बात की इकबाल खटक साहब ने, राव साहब ने, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ उसमें एक गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेटिवली कि हमारे पॉलिटिशियंस अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे इदारों को खुद मुख्तार कर दें और उसमें सियासी मुदाखलत ख़त्म कर दें, हमारे डिपार्टमेंट्स को ठीक कर दें, तो आप शायद इदारों से सियासी मुदाखलत खत्म जी बिल्कुल, ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन, देखिए अगर नैब को क्लियर कर दिया जाए कि नैब में पोलिटिकल बिल्कुल मुदाखलत ना हो, नैब तो अब वो बता तो रहे हैं इसी कि तरह से 50 करोड़ एंटी करप्शन में भी पॉलिटिकल मुदाखलत खत्म कर दी जाए, उसके साथ साथ जुडिशरी में पॉलिटिकल मुदाखलत हुजूर, खत्म कर हमने दी जाए, पूरी नस्लें अपनी भर्ती की हुई हैं। तो फिर ये तब तक ये तमाम तर जो इदारे हैं, जो महकमे हैं, ये जो इस तरह की अकाउंटेबिलिटी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होंगी। जाके नौकरी देते हैं तो उसकी 2-3 नस्लें तो आपकी मुती रहती हैं। ये नौकरी दी ही इसलिए जाती तो फिर है कैसे कि वो आप- ताबेदार रहेगा, या जूनियर अफसर को वो Politicians बड़ी सीट कहते पर हैं। लाया इसलिए जाता है सीनियर अफसरान के ऊपर कि ये ताबेदार में तमाम तर काम करेगा, तो उसको देखते हुए फिर बाकी लोग भी उस रविश पर चल पड़ते हैं। मेरा ख्याल है अगर इदारों में जो है ये सियासी मुदाखलत खत्म कर दी जाए तो अच्छा, इस शायद ख्याल ये को सियासी इंतकाम की शेख साहब, इस ख्याल को साइड पे रख के, क्योंकि जो होना नहीं है इसका क्या करना है अब इसको जाने दे फिर। आज जी बिल्कुल इस सिलसिले ये में अगली पंजाब ऑडिट हुकूमत को रिपोर्ट के नोटिस अंदर आएगा लेना ये चाहिए, पैरा। बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस रिपोर्ट का आने का इंतजार किया जाए। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत जो मुख्तलिफ रिकवरीज हैं, फ्रॉड है, सर्विस डिलीवरी है, प्रोक्योरमेंट या HR वाले जो तमाम तरह मामलात हैं, उसके बारे में जो है वो इंक्वायरी की हिदायत कर सकती है। इसके साथ साथ जो है ये जो कमर्शियल बैंक अकाउंट्स में जो इतनी बड़ी रकम पार्क की गई, वो जो तमाम तर फंड्स रखे गए, इसके बारे में भी बैंक्स को इंक्वायरी का इस रकम का फायदा पहुंचता है, पड़ी हुई है उनके पास। डेफिनेटली अरबों रुपए का फायदा है। शेख साहब मुस्कुरा रहे हैं आप, मैंने जवाब। कुछ अगर ऐसा भी खरब सुना था रखे हैं। एक महकमे के अफसर के बारे में, अब द्रोग गर्दन रावी, और ये मैं खबर के तौर पर नहीं, एक सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, मेरा सोर्स बहुत तगड़ा, उसने कहा था कि इस बार जितने डेवलपमेंट फंड्स आए 3 महीने के लिए हमारे अकाउंट में रखवा देना। 2 नई गाड़ियां आपके घर के बाहर आज ही खड़ी कर रहे हैं, 2 नई गाड़ियां ली और विदाउट प्रॉफिट वो कमर्शियल बैंक अकाउंट में तमाम बहुत पैसे शुक्रिया, रखवा आपने दिए। बहुत कीमती वक्त Thank you. हमारे लिए। राव बाहर नहीं साहब करना आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और शेख साहब आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आती है जिसमें 10 खरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया जाता है। कहा यह जा रहा है कि ये करप्शन नहीं है, हम मानते हैं करप्शन नहीं है, लेकिन ये बेज़ाब्तियाँ बजाते खुद एक बड़ी नाहली है कि जो अरबों खरबों रुपए आपको खर्च करने चाहिए थे अवामी बहबूद के ऊपर, वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, और अगर नहीं पड़े हुए तो उनको रिपोर्ट के अंदर जो लिखत पढ़त के मामला थे उसमें ऊपर नीचे किया गया। हर साल ऑडिट पैरे के अंदर इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं और वो फिर जैसे शेख साहब बता रहे हैं कि अगले साल आने वाले ऑडिट पैरे का हिस्सा बन जाती है और फिर उससे अगले साल आने वाले ऑडिट पैरे का इसी तरह से हिस्सा बनती चली जाती हैं। इसका कोई आउटकम नहीं निकलता, किसी को पकड़ा नहीं जाता, किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता, और कभी इसकी कोई मिसाल भी मौजूद नहीं है। मेरे मौजूद पैनल में लोग मौजूद नहीं, जो लोग मौजूद है वो भी उन्हें बता सके कि किसी को इन बेज़ाब्तियों के ऊपर पकड़ा गया हो, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया हो। सियासतदान ही इसके अंदर जिम्मेदार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का भी बड़ा हिस्सा है। इस उम्मीद के साथ कि इस तरह की रिपोर्ट्स का सिलसिला जो पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी जो ख़त्म हो जाए, और जो अवामी फलाह बहबूद के लिए तरक्याती बजट के लिए पैसे रखे जाते हैं वो हमारी फलाह के ऊपर खर्च किया जाए, और जो बेज़ाब्तियाँ करते हैं उनको पकड़ा जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर में।